उसने अगर प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो वो 1,50,000 पे गए हैं, वो तो आएंगे ही। उसके 10 गुना 20 गुना और अपनी लाइफ में वो अरबों खरबों करोड़ों रुपए बना सकता है। तो जब आपका अच्छा टाइम हो उस टाइम पे इंसान को रिस्क लेके कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहिए जो कि उसको वो आगे जाके हेल्प करे। तो पैसे आप इस टाइम पे उठाओ, लोन उस टाइम पे लो जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि बुरा टाइम किसी को इनविटेशन दे के नहीं आता, किसी को मैसेज नहीं आता पहले से कि आपका बुरा टाइम आने वाला है। 6-7 करोड़ रुपए बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 600 से 700 करोड़ रुपए बनाने की बात कर रहा हूँ मात्र 1 लाख रुपए से। नमस्कार, माय नेम इज राज, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो बनाइए। फाइनेंस एक जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर जो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप 20 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि पैसे के बिना कोई भी दुनिया में काम नहीं होता है। जब से हम जन्म लेते हैं पैसे से ही सारे काम शुरू होते हैं और पैसे पे ही सारे काम खत्म होते हैं। तो पैसे के बिना दुनिया चलती नहीं है। मनी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए तो आप लोग इस वीडियो को अगर देखेंगे तो मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप 90% मतलब पैसा बचा सकते हैं, 90% आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन 99% लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए लोग जो है करोड़पति नहीं बन पाते, करोड़पति मतलब अमीर नहीं बन पाते, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो एक नियम है कि आपने देखा होगा कि अमीर जो लोग होते हैं, अमीरों के बच्चे हमेशा अमीर ही होते हैं। वो कोई ना कोई अमीर का जो बिजनेसमैन का बच्चा है तो वो बिजनेस ही करेगा। आपने जितने भी देखोगे 80% मतलब चांसेस 100% तो कुछ भी नहीं होता, 80% जो अमीरों के बच्चे हैं वो आपको दिखेंगे बिजनेस करते हुए। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि नौकरी कर रहा हो। और जो सरकारी नौकरी करने वाला बंदा है उसके बच्चे जो हैं वो कोशिश करेंगे, उनके फैमिली में कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये सरकारी नौकरी हो। तो जिस प्रोफेशन में जो बंदा होता है, जो उसकी कैटेगरी होती है, जिसमें वो जी रहा होता है, एक्चुअली उसी में उसका व्यू जो है वो ऐसे ही होता है कि अगर मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ तो मेरी बेटी की भी सरकारी नौकरी लग जाए। और बिजनेसमैन अगर है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा ही बिजनेसमैन बने। तो जिस कैटेगरी के आप अंदर रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जैसे माहौल में आप रहते हैं, जैसे माहौल में आप सबको देखते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी से आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो थोड़ी बहुत मतलब कि लाइफ में ये कहानी जो है बहुत एक तो हमें मोटिवेट भी करती है। जितने भी लोग हारे हुए, जितने भी लोग प्रॉब्लम में, जितने भी लोग जो रोते रहते हैं और भगवान को बोलते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो उन सभी लोगों के लिए ये कहानी जो है कुछ सीख देती है, कुछ सिखाती है। तो कहानी है दोस्तों, महाभारत का युद्ध सभी ने देखा है। तो महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को बाण लगता है अर्जुन का, तो कर्ण के मन में एक सवाल आता है और वो श्री कृष्ण से उस सवाल का उत्तर पूछते हैं कि हे माधव, मुझे एक आपसे प्रश्न करना है। कृष्ण जी कहते हैं पूछो कर्ण। तो कर्ण कहता है कि मेरा जब जन्म हुआ तो मेरी माँ कुंती कुंवारी थी, तो उस वजह से उन्होंने मेरे को पानी में छोड़ दिया। और पानी में छोड़ दिया तो जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, बड़े होने पर जब मैंने धनुर्विद्या सीखने की कोशिश करी तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम तो सूत पुत्र हो, तुम्हारे लिए ये काम नहीं है। तो मेरा लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गया सीखने तो उन्होंने भी मना कर दिया कि तुम सूत पुत्र हो, तुम नहीं सीख सकते।
किसी भी कार्य के लिए मैं जाऊं तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि जब द्रौपदी का स्वयंवर था तो भी मेरे को यही सुनने को मिला कि लोगों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया और बोला कि तुम सूत पुत्र हो, तुम ये धनुष नहीं तोड़ सकते। तो हर जगह पे मेरा जो है मजाक उड़ा और हर जगह पे मेरी जो है इंसल्ट हुई, मेरी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करी। पहली बार दुर्योधन ने मेरे को सम्मान दिया, मेरी रिस्पेक्ट करी। तो अगर मैंने उसका साथ दिया तो मैंने क्या बुरा किया, और उसका साथ देने पर मुझे ये मृत्यु जो है मुझे क्यों मिली। इस तरह से कभी भी मैंने कुछ सम्मान नहीं पाया और मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया, सिर्फ दुर्योधन के अलावा। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब मेरा जन्म होने वाला था, जन्म होने से पहले ही मेरा मौत इंतजार कर रही थी कंस के रूप में। पैदा होने से पहले ही मेरा मौत जो है इंतजार कर रही थी। कारावास में मेरा जन्म हुआ। जन्म होते ही मुझे जो है मेरे माता पिता ने रातों रात दूसरे गांव में जाके छोड़ दिया। दूसरे गांव में जब मैं जाके बड़ा होने लगा तो मेरे पे दिन रात हमले होते रहे। कभी कोई पूतना मारने आ जाए, कभी कोई राक्षस मारने आ जाए। तो जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो जरासंध के डर से मेरे को अपना गांव छोड़कर समंदर के बीच द्वारका नगरी बनानी पड़ी और लोगों ने मेरे को अलग अलग नाम दिए। मेरे को रणछोड़ दास बोलने लगे लोग, भगोड़ा बोलने लगे लोग। उसके बाद तुम्हारी तो शादी जो थी उस लड़की से हुई जिससे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मेरी तो शादी उससे हुई जो मुझसे प्रेम करती थी। मैं उससे प्रेम ही नहीं करता था। जिससे मैं प्रेम करता था उससे मेरे को बिछड़ना पड़ा। और आज इस महाभारत के युद्ध में तुम्हें तो ये जो मृत्यु मिली है, उसके बाद तुम्हारा नाम वो वीरों में लिया जाएगा, लेकिन लोग लांछन लगाएंगे कि श्री कृष्ण ने जो है धोखे से कर्ण को मरवा दिया। तो ये सुनकर जो है कर्ण की आंखें खुली और कर्ण ने कहा कि हे माधव, आप ठीक कह रहे हैं। तो इस स्टोरी का मतलब क्या है? इस स्टोरी का मतलब ये है कि 99% लोग रोते रहते हैं अपने जीवन में कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे घर वालों ने ये नहीं दिया, मुझे ये मिल जाता। मतलब पूरी जीवन भर उस कर्ण की तरह ही लोग रोते रहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, दोनों की देखो परिस्थिति सेम थी। श्री कृष्ण भी जो है बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, बड़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने क्या है अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और कर्ण ने क्या किया, उसकी जो संगत थी उसने क्या किया, एक सम्मान पाने के लिए सिर्फ उसको प्यार से दुर्योधन ने सम्मान क्या दिया कि उस सम्मान को पाने के लिए उसने अधर्म का साथ देना शुरू कर दिया। उसको सिर्फ उसने अपने बारे में सोचा, उसने दुनिया के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मुझे सम्मान मिल रहा है ना, मुझे प्यार मिल रहा है, तो उसने जो है अधर्म को चुन लिया और श्री कृष्ण ने क्या किया, धर्म को चुना। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि परिस्थिति जो भी हो हमारे साथ, जिंदगी जो है बहुत दुख देती है, परेशानियां देती है, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम जो है हमेशा उस सिचुएशन में क्या डिसाइड करते हैं, अच्छा रास्ता डिसाइड करते हैं या बुरा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि परिस्थिति तो आएगी। हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थिति सबसे खराब है। आप किसी को पूछने जाओगे तो हर बंदा यही बोलेगा कि मेरी परिस्थिति जो है सबसे खराब है, मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो उस समय पे जो इंसान उस परिस्थिति में भी सिर्फ जो है अच्छा रास्ता चुनता है, धर्म का रास्ता चुनता है, ईमानदारी का रास्ता चुनता है, सही रास्ते को चुनता है। सही रास्ता जो है मुश्किल जरूर होता है, मुश्किल तो होता ही है, लेकिन उस रास्ते को अगर आप चुनते हो तो एक दिन सही जगह, मतलब इसकी स्टोरी का मेन सार क्या है कि आपको कृष्ण बनना है
या कर्ण बन जाए। तो कृष्ण ने क्या किया, मुसीबतों के साथ अपना धर्म का रास्ता चुना। सही रास्ता चुनने के बाद वो कौन बन गए, श्री कृष्ण भगवान बन गए। ऐसे ही श्री राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक राजा का बेटा राम 14 बरस का वनवास उसने झेला और धैर्य से काम लिया। उसके ऊपर भी मुसीबत आई, लेकिन 14 बरस का वनवास झेलने के बाद क्या बन गए, भगवान राम बन गए। ऐसे श्री कृष्ण कि उन्होंने सारी मुसीबतों को झेला और 100 गालियां सुनने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, जबकि दोनों ही बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद भी लोगों की बातें सुनी, 100 गालियां सुनी और धैर्य रखा, तभी वो श्री कृष्ण बने, तभी वो श्री राम बने। तो इस कहानी से आप लोगों को काफी सीख मिली होगी। तो अभी आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। मेन चैप्टर है हमारा मनी का। तो मनी, लोग आजकल क्या करते हैं कि कमाते कम है, खर्चा ज्यादा करते हैं। और जो लोगों का तरीका है कि अगर 100 रुपए कमाना है तो 150 रुपए का खर्चा करना है। 20,000 रुपए की सैलरी वाला 1 लाख रुपए का आईफोन EMI पे लेके दिखा रहा होता लोगों को। आजकल लोग दिखावे में ज्यादा हैं। जरूरत, मतलब इंसान को जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से सामान नहीं खरीद रहा, जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं खरीद रहा। इंसान क्या कर रहा है कि एक दूसरे को दिखाने के लिए चीजें खरीद रहा है। उसकी जरूरत पूरी हो सकती है 20,000 रुपए के फोन से, लेकिन उसको चाहिए आईफोन, जबकि उसको मतलब नहीं पता कि आईफोन बना क्यों। आईफोन एक बना है बिजनेसमैन के लिए कि भाई बिजनेसमैन की कैटेगरी है, उसको महंगा फोन और सिक्योरिटी के हिसाब से। अब नॉर्मल बंदे का काम 20,000 रुपए के फोन में चल सकता है, लेकिन वो आईफोन उसको लेना है। तो इसी तरह से लोग जो है कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं और गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इंसान को चीजें खरीदनी चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से कि भाई मेरी जरूरत क्या है। अगर जरूरत है मेरी 20,000 रुपए में पूरी हो सकती है, तो 1 लाख रुपए का, 70,000 रुपए का, 80,000 रुपए के फोन की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने आप को, मतलब इसे मुसीबतों को इनवाइट करना नहीं बोलते, मुसीबतों की गोद में जाके बैठ जाते हैं। बंदे की 20,000 रुपए की सैलरी है। आजकल एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी बंदा, जैसे कि जब भी किसी की नौकरी लगती है, जॉब लगती है, जॉब लगते ही पहली सैलरी आएगी तो या तो EMI पे फोन ले लेगा महंगा, या बाइक खरीद लेगा महंगी, या गाड़ी खरीद लेगा महंगी। अब नौकरी स्टार्ट हुई नहीं कि उसने खर्चे पहले करने स्टार्ट कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खर्चे मत करो, फोन मत लो, बाइक मत लो, गाड़ी मत लो, कोई भी अपने शौक पूरे मत करो। शौक पूरे करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको बचाना बहुत जरूरी है। और 20 साल में अगर आपकी जॉब लगी या 25 साल में जॉब लगी, 20-25 साल में आपने ज्यादा नहीं, अपनी सैलरी का 20 से 25% इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अपने 40 साल की एज में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि कंपाउंडिंग की जो पावर है वो इतनी है कि आप ज्यादा नहीं कर रहा, 20 से 25% जो भी आपकी सैलरी है। लेकिन हर इंसान जो है इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंट नहीं देता। वो क्या करता है कि पहला ही जैसे ही उसकी जॉब लगेगी तो कुछ ना कुछ ऐसी जगह पे खर्चा करेगा जहां पे उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसी जगह पे खर्चा नहीं करेगा जिससे कि उसके आगे इंप्रूवमेंट हो। तो कंपाउंडिंग की पावर, जैसे कि आप देख सकते हो वॉरेन बफेट, उन्होंने अपने 10 से 15 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी। कोई ऐसा नहीं कि 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते थे, वो भी जो अपने पॉकेट मनी जो होती थी इनकी, या साइड बाय साइड अपने पढ़ाई के साथ साथ जो काम करते थे वहां से जो भी कमाते थे, तो अपना छोटा छोटा उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। उन्होंने $84 बिलियन की उनकी आज की डेट में कैपिटल नेटवर्थ है। $84 बिलियन, जो कि $84 बिलियन कब हुई उनकी? 65 साल की एज के बाद। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा पैसा, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो पहले दिन से, जब भी आप कमाना स्टार्ट करते हो, चाहे आप 20 साल की एज में कमाना स्टार्ट करो, चाहे
25 साल की एज में कमाना स्टार्ट करो। जब से भी आप कमाना स्टार्ट करते हो तो उसका 15%, 20%, 25% आप थोड़ा थोड़ा जमा करना स्टार्ट करो, और वो पैसा उसको आप टाइम दो, क्योंकि यहाँ पे पैसा बनता है टाइम देके। जो लोग वॉरेन बफेट का एग्जांपल देते हैं वो उनका फ्रंट तो देखते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कमाया, लेकिन वो उनकी बैक स्टोरी नहीं देखते कि कितने साल में बनाया। 65 साल के बाद उनकी जो है नेटवर्थ हुई है $84 बिलियन, जबकि 65 साल से पहले जो उनकी नेटवर्थ थी वो ओनली कितनी थी, $4 बिलियन। तो 80 बिलियन डॉलर जो है वो 65 साल के बाद बनी, एकदम से जंप आया। क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर यही है कि जितना आप ज्यादा टाइम दोगे एंड में जाके वो बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। इंसान सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा पैसा बन जाता है। तो अभी मैं सिस्टम पे आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं 600 से 700 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हम ये एक वेबसाइट पे आ गए हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है investor.gov। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे अमाउंट 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए हो गए। मंथली कंट्रीब्यूशन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 कर दिया मैंने। लेंथ ऑफ टाइम इसमें 20 साल का कर दिया, और एस्टिमेट इंटरेस्ट रेट कर दिया मैंने इस पर 60 का कर दिया। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट वेरिएशन रेंज इसमें हम कर देते हैं 0। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे कैलकुलेट करके ये 1200 करोड़ रुपए दिखा रहा है, 1200 करोड़ से भी ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि 20 साल में आप 600 से 700 करोड़ रुपए बना सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1200 करोड़ से ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, इसने कैलकुलेट किया है, इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह इसने नहीं लगाए। कोई जो भी हम पैसा कमाते हैं उसमें हमें टैक्स भी देना पड़ता है, उसमें हमारी ब्रोकरेज भी लगती है। तो वो सारे अगर हम चार्जेस इसमें से हटा देते हैं, तो मैंने इसमें क्या किया, 50 से 40% हटा दिया, तब भी हम इसमें 600 से 700 करोड़ रुपए बना सकते हैं। एक और वेबसाइट है, सेबी की वेबसाइट है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए हो गए। ठीक, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे हमने अमाउंट डाला 1 लाख रुपए, 20 साल का टाइम ले लिया। ठीक है, और 60% की ग्रोथ से हमने इसको पैसा बनाया। तो यहाँ पे भी अमाउंट जो है 1200 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टैक्सेस वगैरह नहीं है, तो टैक्सेस वगैरह काट वाट के जो भी हम 40 से 50% मैंने से इसमें से हटा दिया। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप 20 साल में 600 से 700 करोड़ रुपए बना सकते हैं। यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, जो कि लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते हैं और अपना समय, अपना टाइम सारा फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि आप लोग नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे आप कैसे 600 से 700 करोड़ रुपए बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने वीडियो पे। मैं एक चीज सिखाता हूँ, अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो तो हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और जो ज्यादा मतलब सीखना भी नहीं चाहता, जो अपनी नौकरी के साथ, जॉब के साथ, मतलब अपनी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है और ज्यादा स्टॉक मार्केट नहीं भी जानता है, एक नॉर्मल बंदा, मिडिल क्लास बंदा जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ भी एबीसीडी नहीं आता, उसको अगर वो थोड़ी सी गाइडेंस ले हमसे, हम सिखाते हैं पूरा, तो अगर वो थोड़ी सी गाइडेंस ले तो वो अपनी छोटी सी अमाउंट को, मान लो आज उसकी जॉब लगी और उसने आज से अपना जो भी सैलरी मिली उसको पहले मिली और उसने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। मैं कहता हूँ आजकल 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करे बंदा, और ज्यादा नहीं 5% हर महीने, जो कि हमारे साथ बहुत ईजी है बनाना। 5% कोई बड़ी चीज नहीं है बनाना। अगर आप थोड़ी सी सोच के समझ के किसी की गाइडेंस लेके अगर आप काम करते हैं तो 5% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत इजीली कमा सकते हो। 5% को अगर आप एक बार आपने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, और अगर आपने ज्यादा नहीं 2000 या 1000 या नहीं भी करते हो, अगर वो 5% आपका हर महीने कमा के दे रहा है कोई, या ऐसी जगह पे आपने डाला है कि उस 1 लाख रुपए पे हर महीने 5% की कंपाउंड से इनकम बढ़ रही है आपकी, आप 20 साल में जब मतलब आप रिटायर हो गए, मतलब कि 20 साल में आपने जॉब पकड़ी और 35 साल में 40 साल में आप रिटायर हो सकते हो आराम से। क्यों हो सकते हो? क्योंकि उस टाइम पे आपकी नेटवर्थ पता कितनी होगी। अगर आपने 20 साल इस फॉर्मूले को अपना लिया
20 साल में आपके पास कम से कम सब कुछ काट के 600 से 700 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसको डीप समझने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं, मेरे से समझ सकते हैं कि कैसे करना है सर। अगर इसको और नीचे लेके आते हैं, 20 साल में नहीं जाते, कोई बंदा अगर अभी 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का है तो करना चाहता है, तो थोड़ा सा उसको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। 1 लाख की जगह उसको 5 से 10 लाख रुपए करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी गाइडेंस चाहिए होगी उसको। तो वो इंसान भी 10 साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 करोड़ रुपए तो बना ही सकता है। हम उसको जो फॉर्मूला बताएंगे, जो गाइडेंस देंगे, 5-10 लाख रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करके आराम से 10 साल में 10 से 12 करोड़ रुपए वो आराम से बना सकते हैं। तो 10 से 12 करोड़ रुपए बनाने के लिए आजकल मेरे साथ में काफी सारे लोग हैं और आपके आसपास भी लोग होंगे जो लोग जॉब करते हैं, वो खुद जानते हैं कि जिन लोगों ने 20 साल नौकरी करी, 20 से किसी ने 18 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल जो जॉब करी, कहीं भी जॉब करी, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद उसको रिटायरमेंट में क्या मिलता है? 50 लाख, 60 लाख मैक्सिमम। कोई अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पे होगा तो उसको रिटायरमेंट में क्या मिलता है? मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। और मैं यहाँ पे कमाने की बात कर रहा हूँ मात्र 10 साल में 10 से 12 करोड़, वो भी कितनी सी इन्वेस्टमेंट से? 5-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 10 से 12 करोड़ रुपए आप इजीली बना सकते हो 10 साल के अंदर। और अगर आप 1 लाख रुपए से शुरू करते हो तो 20 साल का अगर टाइम देते हो, सारा गेम है इसमें टाइम फ्रेम का। 20 साल का अगर आपने टाइम फ्रेम दिया, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास बन जाएंगे 600 से 700 करोड़, सब कुछ काट के। जिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा हो वो मेरे को कांटेक्ट करके इस बारे में बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं उनको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे बन सकता है। तो ये चैप्टर मैंने इसीलिए आपको बताया कि बहुत जरूरी है। दूसरा, आप लोग जो है कोई भी अगर अमीर बनना चाहता है तो आप अपनी जरूरतों को देखें, जरूरत के हिसाब से चीजों को परचेज करें। ऐसा नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए आप चीजों को खरीद रहे हैं। तो होगा क्या, एक दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ जो है चीजें रह जाएंगी। और चीजों को आप जानते हैं कि अगर आप फोन खरीदते हैं आज 20,000 रुपए का, तो नेक्स्ट ईयर आप बेचने जाएंगे तो 10,000 रुपए का भी नहीं बिकता। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, आज 1 लाख रुपए की कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको बेचने जाएंगे तो 60-70 की बिकेगी। तो इनकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है। जैसे शोरूम से निकली नहीं गाड़ी तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो इनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर 99% लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, फोन, बाइक्स, गाड़ियां, जिनमें कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है और शोरूम से उतरते ही इनकी जो है वैल्यू जो है घट जाती है। ऐसी जगह पे लोग पैसे ज्यादा बर्बाद करते हैं लोगों को दिखावे के चक्कर में। तो जितना आप लोगों को दिखावे के चक्कर में चीजों को खरीदोगे तो आप गरीब के गरीब रह जाएंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने का जो सपना है वो आपका अधूरा रह जाएगा। अमीर बनने के लिए आपको अपनी जरूरतों को देखना है, जरूरतों के हिसाब से चीजों को खरीदना है और आज से ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, जो कि लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गरीब और अमीर में सोचने का फर्क, गरीब इंसान ये कहता है यार मेरे पे पैसे नहीं है, बाकी के सारे खर्चे करेगा वो, दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, फोन, घूमना फिरना, सारी चीजें करेगा, हर चीज में पैसा खर्चा करेगा, घूमने फिरने में, मतलब जितनी फालतू की चीज है सब में पैसा खर्चा कर लेगा। लेकिन उसको बोलोगे ना भाई इन्वेस्टमेंट कर ले अपनी लाइफ के लिए, तो क्या पैसे नहीं बचते, इतने पैसे नहीं बचते कि इन्वेस्टमेंट करे। अमीर इंसान क्या है, जो भी कमाता है वो आज से ही सोचता है कि मैं जो भी कमाऊंगा उस पैसे को मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसलिए अमीर इंसान हमेशा अमीर बनता चला जाता है और गरीब इंसान जो हमेशा गरीब ही रह जाता है, क्योंकि वो हमेशा ये कहता रहता है कि मैं तो अभी बजट ही नहीं बनता, अब करूंगा, अच्छा अगले साल करूंगा, अच्छा सैलरी बढ़ जाए तब करूंगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, एक बंदा था, आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, रोनाल्ड रीड, शायद मेरे को नाम अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वो चौकीदार था। चौकीदार की तनख्वाह कितनी होती है स्टार्टिंग? 20-25 हजार रुपए, इतनी तो होती है, इससे ज्यादा होती नहीं। उस चौकीदार ने
इन्वेस्टमेंट करके, अब जिसको 20-25 हजार रुपये सैलरी मिलती है वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 2-4-5 हजार रुपये, 20-25 हजार में से 2-4-5 हजार रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करता होगा। न्यूज में आई थी ये बात, सभी लोग जानते हैं कि 55 करोड़ रुपए उस चौकीदार ने जमा किया। कैसे जमा किया? उसकी सोच क्या थी कि उसने बस इन्वेस्टमेंट की, छोटा छोटा जो भी इसको सैलरी मिलती थी उसमें से इन्वेस्टमेंट करता रहता था, तो उसने 55 करोड़ रुपए कमाए। जिसको रातों रात कोई भी कामयाबी मिल जाती है, तुक्के में कामयाबी और तुक्के का पैसा। अगर किसी ने तुक्के में कोई पैसा कमाया है, कहीं से मिल गया, या बाप दादा की जमीन मिल गई, या कहीं से भी कोई मतलब ऐसा बिना कमाए बिना मेहनत का पैसा अगर मिल जाता है आपको, तो वो आपके पास रुक नहीं पाता है। जैसे कि एग्जांपल है काफी हमारे साथ कि आपने रातों रात कई लोगों को आपने सुना, उनका नाम हो गया, एक अपना एग्जांपल है कच्चा बादाम, बड़ा फेमस हुआ, रातों रात उसको बड़ी कामयाबी मिल गई। तो अब आप देख सकते हैं कि कहीं पर उसका नाम नहीं है, क्योंकि रातों रात जो कामयाबी मिलती है ना तुक्के में, वो ऐसी चली जाती है। ऐसी एक थी हमारी रानो मंडल जी, उनको भी रातों रात कामयाबी मिल गई थी, अभी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसी एक वो साउथ की एक लड़की थी, उसको भी रातों रात कामयाबी मिल गई थी, वो कोई गाना आता था, वो आंख मार के, सब लोगों को ध्यान आ रहा हो। तो जो रातों रात जो कामयाबी मिलती है वो चली जाती है। तो इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि जो अगर आपको कमाने का प्रोसेस समझ आ जाएगा, मेहनत से कमाने का अगर जिस इंसान को प्रोसेस समझ आ गया, तो भले ही गिरेगा उठेगा, लेकिन वो गिरने के बाद भी फिर से पैसे कमा लेगा, क्योंकि उसे क्या है, प्रोसेस पता है। और जिसको तुक्के में पैसा मिल गया, तुक्के में रातों रात कामयाबी मिल गई, उसको क्या है, जब वो गिरेगा तो वापस उठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको क्या है, प्रोसेस नहीं पता पैसे कमाने का। ऐसी स्टॉक मार्केट में, मैं स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ, मैं खुद भी स्टॉक मार्केट करता हूँ, तो मैं भी ये बोलता हूँ कि प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस इंसान को प्रोसेस पता लग गया ना, तो उसके 1 साल 2 साल 3 साल मान लो खराब भी हो गए, उसके पैसे मान लो प्रैक्टिस में सीखने के बाद 1,50,000 रुपए मान लो चले भी गए, लेकिन उसने अगर प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो वो 1,50,000 रुपए गए हैं, वो तो आएंगी उसके 10 गुना 20 गुना, और अपनी लाइफ में वो अरबों खरबों करोड़ों रुपए बना सकता है। लेकिन क्या है, प्रोसेस को फॉलो करके। जैसे कि अभी पीछे अडानी साहब की खबर आई थी, कोई एक न्यूज आई, बाहर की कंपनी ने एक उनकी न्यूज डाली, और अडानी के शेयर जितने भी थे वो सारे के सारे एकदम धराशायी हो गए, सारे के सारे शेयर गिर गए। अब सब लोग तो कहने लगे कि अडानी तो डूब जाएंगे, अडानी के शेयर तो खत्म हो जाएंगे, अडानी के शेयर तो सारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कंपनी खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैंने देखा, उनका हिस्ट्री देखी, और आप भी जाके हिस्ट्री चेक करिएगा, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस नाम का टूल होता है, उस पे मैंने चार्ट पे देखा, तो अडानी का ये पहला केस नहीं था कि उनके जो है स्टॉक गिरे। उन्होंने हर 5 साल में, हर 10 साल में ऐसे पता नहीं कितने सारे उनके साथ केस हुए। हर बार 10 साल में, 5 साल में कुछ ना कुछ होता रहता है, उनके स्टॉक गिरे और फिर उड़ गए। तो उन्हें क्या है, उनके साथ पहली बार नहीं हुआ, काम करने वाला ही गिरता है और उठता है। गलतियां उसी से होती हैं जो इंसान काम करता है। जैसे कि मान लो एक पियोन है, घर में काम करने वाला है, वो हर रोज दिन में 10 बार 20 बार पानी का गिलास लेके आ रहा है और आपको पिला रहा है, ठीक है। तो अगर दिन में 10 बार पिला रहा है तो 100 दिन में कितनी बार पिलाएगा? हजारों बार। तो जो हजारों बार, लाखों बार इंसान एक चीज को, काम को कर रहा है, तो उसी से 2-4 बार गलती भी हो जाएगी। जो पानी उठा के पी रहा है खाली, उससे कैसे गलती होगी? उसने तो पिया और रख दिया, उससे तो गलती होगी नहीं। गलती उसी से होगी जो एक काम को बार बार कर रहा है। तो ऐसी अडानी के शेयर गिरे तो उनके साथ जो काम बड़ा कर रहा होता है तो उससे छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं। गलती हुई, शेयर गिरा, लोगों ने अफवाह उड़ाई कि अब तो ये बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर से उड़ गए। मैंने चार्ट पे जाके देखा, ये पहली दफा केस नहीं हुआ है। हर 5 साल में, 10 साल में ये चीजें होती रहती हैं। शेयर गिरते हैं, कंपनी डाउन जाती है, उसके बाद फिर उठ जाती है।
तो मेन इसमें समझाने का पर्पस ये है कि अगर आप कोई मेहनत से, लगन से, अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से, तो गिरना उठना ये तो प्रकृति का नियम है। और स्टॉक मार्केट के जितने भी लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट भी जो है हमारी लाइफ की तरह ही है। उसमें भी जो चार्ट है ना वो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर होता रहता है। ऐसी हमारी लाइफ भी जो है ऊपर नीचे होती रहती है। तो गिरना उठना तो एक प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस को समझ जाता है वो गिरने से डरता नहीं है, गलतियों से डरता नहीं है। गलतियां सबसे हो जाती हैं और गलतियों से जो डरता है, घबराता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन जो गलतियों से सीखता है और प्रोसेस को समझता है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आप किसी भी कंपनी के बारे में जाकर स्टडी करो। मैंने तो बहुत सारी कंपनियों के बारे में स्टडी करी है जब से स्टॉक मार्केट में आया हूँ। तो गिरना उठना ये तो प्रकृति का नियम। जो इंसान प्रोसेस को समझ गया वो गिरने के बाद उठ के फिर चलना आता है उसको। लेकिन जो रातों रात अमीर बनता है, कहीं से उसको तुक्के में कोई चीज, कोई पैसा या कोई भी चीज या कामयाबी मिल जाती है, वो फिर आगे जो है उठ नहीं पाता है। तो हमें क्या है, प्रोसेस को सीखना है और अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को खरीदना है। किसी को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को चमकाने के लिए चीजों को नहीं खरीदना है। ऐसी हमें अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देनी है कि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को खरीदो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जितने भी लोग, अगर आप अमीरों के बारे में सुनेंगे, जितने भी लोग हैं, तो वो क्या है, करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा खर्चा करते हैं। वो उनका छोटा हिस्सा जो भी है वो भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अभी न्यूज चल रही थी कि भाई अंबानी की शादी में इतने करोड़ रुपए खर्चा हुए। तो सब लोग ये तो देखते हैं, फ्रंट देखते हैं, अंबानी के बेटे की शादी में इतना खर्चा हुआ, लेकिन उनके लिए क्या है, वो 1 रुपए के बराबर है। उनकी पूरी नेटवर्क के हिसाब से 1 रुपए से भी कम है, क्योंकि वो इतना कमाते हैं, उसमें से इतना खर्चा कर रहे हैं। आम इंसान क्या करता है, 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 1.5 लाख रुपए उसके खर्चे होते हैं। तो अपने बारे में नहीं देखता है इंसान, दूसरों के बारे में देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि भाई उनका छोटा सा हिस्सा है उसका। जैसे कि एक नियम है कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप अपने शौक की चीजों में जो होती हैं उसमें क्या है, उसका 20%, 30% ही खर्चा करें। तो जो इंसान इसको फॉलो करता है कि भाई उसने मान लो 1 लाख रुपए कमाया, तो 1 लाख रुपए में उसके कुछ घर के खर्चे हो गए, बाकी उसके जो शौक वाले खर्चे हैं उसमें से उसको सिर्फ 20 से 30% ही खर्चा करना चाहिए, मतलब 20 से 30 हजार। लेकिन लोग करते क्या है, 1 लाख रुपए की सैलरी है तो उसमें 80 से 90 हजार पे तो उनकी EMI चल रही होगी, बाकी घर के खर्चे हो गए। तो फिर वो लोन ले लेके तो घर के खर्चे चला रहे हैं, लोन ले लेके EMI भर रहे होते हैं, लोन ले लेके घूमने जाते हैं लोग। मतलब कि आजकल लोग लोन लेते हैं किसके लिए, घूमने के लिए, आईफोन के लिए, गाड़ी के लिए। लोन लेना किस लिए चाहिए, रियल में एजुकेशन के लिए। अगर आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो तो अच्छा है, अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो अच्छा है। लेकिन लोग बिजनेस के लिए लोन कम लेते हैं। आजकल के टाइम में आप किसी को बोलोगे भाई लोन लेके बिजनेस शुरू कर ले, तो उसको घबराहट होगी, वो कहेगा नहीं यार बिजनेस चला नहीं चला तो लोन लेके मैं बिजनेस करूंगा, अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा। मैं कहता हूँ बिजनेस करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप लोन लेके कहीं पे ऐसी जगह लगाओ जहां से आपकी अर्निंग बढ़ती है तो वो अच्छी चीज है। लेकिन लोन 80% लोग किसके लिए लेते हैं, गाड़ी के लिए, जहां से उसका कुछ भी इनकम नहीं आती, फोन के लिए जहां से उसकी कोई इनकम नहीं आती, या फिर फालतू की चीजों के लिए, घूमने के लिए जहां से कोई उसकी इनकम नहीं होती। और ऐसे टाइम पे लोन लेते हैं लोग, हॉस्पिटल में बंदा पड़ा हुआ है, उसके पास देने का कोई सोर्सेस नहीं है, तो क्या कहे, उस टाइम पे वो 5%, 10%, जितने परसेंट पे उसको मिल जाए पैसे, उस टाइम वो लोन लेने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन अच्छे टाइम में, जब उसका अच्छा टाइम चल रहा है, जब वो नौकरी कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, उस टाइम पे उसको अच्छे टाइम पे अपने बुरे टाइम की प्लानिंग करनी चाहिए कि यार आज मेरा अच्छा टाइम चल रहा है,
तो कल पता नहीं, क्योंकि टाइम का तो पता नहीं है। जैसे हमने स्टॉक मार्केट की बात करी, लाइफ की बात करी, तो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही कि उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही। चाहे आप नॉर्मल लाइफ देख लो किसी की, या स्टॉक मार्केट कुछ भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, या किसी कंपनी की स्टडी कर लो, उतार चढ़ाव जीवन का, प्रकृति का नियम है कि उतार चढ़ाव तो लाइफ में आएंगे। हमेशा आपकी लाइफ जो है एक जैसी नहीं हो सकती कि हमेशा खुशियां रहेंगी आपकी लाइफ में, या हमेशा बुरा ही रहेगा। ना हमेशा आपकी लाइफ में बुरा होगा और ना ही आपके हमेशा लाइफ में अच्छा होगा। तो जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है, उस टाइम पे इंसान को रिस्क लेके कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहिए जो कि उसको वो आगे जाके हेल्प करे। क्योंकि अगर जो उसका अच्छा काम चल रहा है, मान लो आज आपकी अच्छी जॉब चल रही है या अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो जब अच्छा चल रहा है उस टाइम पे आप रिस्क लो, उस टाइम पे आप लोन लो, उस टाइम पे आप ऐसा रिस्क लो। अलग से मैं एक ये बिजनेस खड़ा करता हूँ, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो यहाँ से मेरे को सपोर्ट तो मिल रहा है, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। जब आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपकी नौकरी चली गई, आप हॉस्पिटल में पड़े हो, तब ज्यादातर 90% 80% आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, और आप जो लोग सुन रहे हैं वो आसपास देखिएगा, ज्यादातर लोग पैसे लोन पे कब उठाते हैं, जब उनपे देने का सोर्स नहीं होता, जब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसे होते हैं, तब जाके वो लोन उठाते हैं, पैसे उठाते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे उठा के, जबकि देने का कोई सोर्स नहीं होता। मैं कहता हूँ पैसे आप इस टाइम पे उठाओ, लोन उस टाइम पे लो जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब आपको जरूरत नहीं है, जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तब आप लोन लो। उस टाइम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करो, उस टाइम पे कोई काम स्टार्ट करो, उस टाइम पे आप रिस्क लो, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, आपका माइंड फ्री है, आप उस काम को अच्छे से कर पाओ। आप एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने बुरे टाइम के लिए, क्योंकि बुरा टाइम किसी को इनविटेशन दे के नहीं आता, किसी को मैसेज नहीं आता पहले से कि आपका बुरा टाइम आने वाला। अगर ऐसा हो तो सब लोग तैयारी करें, तो कोई परेशानी ना हो। तो जब भी किसी का भी, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपका घर अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस टाइम पे आप प्लानिंग करो कि अगर ये कल अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ तो मैं कल क्या करूं। उसके लिए आज प्लानिंग करो। चीजों को जरूरत के हिसाब से खरीदो, लोगों को दिखाने के हिसाब से मत खरीदो। ये कुछ चीजें अगर आपने फॉलो करी तो आप लाइफ में बहुत पैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली बना सकते हैं, अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो, आप अपनी लाइफ में कोई चीज खरीदो मत, आप फोन मत लो, गाड़ी मत लो, सब कुछ लो, लेकिन प्लानिंग से लो। पहले कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें से फिर 30% 20% निकाल के आप अपने शौक पूरे करो, चीजों को खरीदो। उससे क्या होगा, आपके माइंड पे कभी प्रेशर नहीं आएगा, आप कभी प्रेशर में नहीं आओगे। अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। गरीब लोग क्या है, गरीब क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में कभी करते नहीं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लगे रहते हैं। 1 लाख रुपए से कैसे 600 से 700 करोड़ रुपए बनाने हैं 20 साल में, वो आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपए से 20 साल में कैसे 600 से 700 करोड़ रुपए बना सकते हैं। 6-7 करोड़ रुपए बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 600 से 700 करोड़ रुपए बनाने की बात कर रहा हूँ, मात्र 1 लाख रुपए से। और अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो यही टारगेट आप 10 साल में भी अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ और नए कंटेंट के साथ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत